discussed a very important concept, that is vector form of Ohm's law, drift velocity, and how the resistance is depending on the temperature for conductor, semiconductor, carbon. ये सारे important questions हम लोगों ने last वाले session में discuss किए थे. In this second session, we will discuss very important concept. मैंने इतने बार very इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग किरचॉफ लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपके एक साथ लाइन अप हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम भी एक साथ लाइन अप हो रहे हैं. कैसे जस्टिफाई करेंगे इन दोनों के बीच में? बोर्ड एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये याद रखिए कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई मेंस के एग्जाम के बारे में बात करें, 4 अलग-अलग डेट्स में जेईई मेंस हो रहा है, 4 अलग-अलग सेशंस में जेईई मेंस हो रहा है. लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ वन टाइम, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक बार हो रहा है और एक बार ही होगा. मतलब मजाक में आप ये मत समझिएगा कि आप लोग 2, 4, 10 बार बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हैं. अगर आपको चॉइस है, आपको लगता है इस बार मजा नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, क्लासरूम की दीवारें तक नहीं देखी है, पूरा लॉकडाउन में निकल गया, तो एक बार फिर से क्लास 12 कर लेते हैं. एज यू विश, कर लीजिए क्लास 12. दिस इज जस्ट अ जोक, आई एम जस्ट किडिंग. मतलब ये है कि क्लास 12 इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, यू कैन नॉट टेक इट इजी. आराम से इसमें आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, इसमें बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा. इन द नेक्स्ट स्पेशल सेशन I will discuss about how to focus or how to justify between this JEE Mains competitive exam, NEET exam or other competitive exams and board exam. इन दोनों के बीच में कैसे justify करेंगे, we will discuss in the next session. Now, moving on to the second session of current electricity. So, let us start with the first question for the today's session, that is question number 7. Question number 7 में सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डिफाइन ईएमएफ को डिफाइन करना है. हम ईएमएफ की डेफिनेशन के साथ साथ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी उसको भी डिफाइन करेंगे. देखिए, लेट अस से दैट दिस इज द बैटरी, ये बैटरी है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, हालांकि हमको बैटरी के प्लेट्स के अंदर दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर कन्वीनियंस हम बाहर इसको शो कर रहे हैं. दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल गैजेट अप्लाइड टू विच द बैटरी विल सप्लाई करंट. ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी विल सप्लाई करंट एंड दिस विल रीच अगेन. देखिए, now this will be the negative plate, small r is the internal resistance of the battery and EMF of the battery is denoted here E. Now how we define EMF of the battery? EMF of the battery को कैसे define करेंगे? उसके लिए that the unit positive charge work done in moving a unit positive charge from positive plate of the battery through the external circuit to the negative plate and again reaches to the positive plate. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से लेके एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फिर से पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज व्हाट वी कॉल एज EMF, electromotive force of the battery. Second, what is potential difference? Work done in moving a unit positive charge from positive plate to the negative plate through the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल डिफरेंस. मजाक नहीं करने का कि पॉजिटिव प्लेट से यहां से पॉजिटिव चार्ज उठा के यहां उल्टा उठा के यहां पर रख दो, उसको वर्क डन, दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग बात है. यहां पर एक्सटर्नल सर्किट में बोल रहा हूं, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से लेकर नेगेटिव प्लेट तक पहुंचाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी? अब जब आप पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ले जा रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज जब आपका यहां पहुंचेगा, देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज जब पहुंचा अंदर और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेकर आप इधर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे दिस साइड, इस साइड पर आप पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं.
सो पॉजिटिव चार्ज को जब आप इस साइड पर ले जा रहे होंगे तो उस समय आप देखिए ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इसके मोशन को अपोज करेगी। इलेक्ट्रोलाइट अंदर है, इस इलेक्ट्रोलाइट में तैरते हुए जबरदस्ती ये चार्ज अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो आप ये समझिए ये एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, एंड जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट ने रेजिस्टेंस ऑफर किया उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये इजीली नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये चार्ज नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ द रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। So simple terms में हम बोलते हैं what is internal resistance? Internal resistance is defined as the opposition or the resistance offered by the electrolyte of the battery is what we call internal resistance। ये मामला खत्म हुआ। अभी हम मतलब की बात पे आते हैं। तीनों definitions एक बार फिर से, electromotive force that is EMF, work done in bringing या work done in shifting unit positive charge from positive plate of the battery to again positive plate of the battery from the external circuit या through the external circuit, EMF हुआ। Potential difference, work done in shifting unit positive charge from positive plate of the battery to the negative plate of the battery through the external circuit. This is potential difference. And the resistance offered by the electrolyte of the battery is what we call as internal resistance of the battery. दूसरी चीज इसमें एक और derive करना है with the help of Joule's law. Joule's law की help से derive करनी है equation E is equal to I in bracket capital R plus small r. इसमें हम ऐसे करते हैं, जूल्स लॉ बेसिकली हीट जनरेटेड थ्रू द वायर या हीट जनरेटेड व्हेन द करंट फ्लोज, इसके बारे में जूल्स लॉ है और उसमें कितनी एनर्जी हीट एनर्जी जनरेट होती है वो जूल्स लॉ के थ्रू बताया जाता है। यहां पर आप देखिए कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से करंट बाहर निकला, यानी कि करंट, दिस बैटरी इज फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द सर्किट और इन द सर्किट टू फ्लो। पॉजिटिव चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए बैटरी फोर्स कर रही है। वर्क डन इन फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज इन द सर्किट इन वेरी स्मॉल टाइम, in differential time dt, in differential time dt टाइम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा कंप्लीट सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए। सो EMF जो दिया हुआ है वो E है multiplied by I, so this will becomes power generated multiplied by dt, so this will be work done in forcing the charge to circulate in the circuit, पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए। सो E into I into dt। नाउ एक्सटर्नल सर्किट में जो चार्ज सर्कुलेट होगा उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन, नाउ वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट। अब आपको अभी भी मैंने बताया एक्सटर्नल सर्किट में, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब वर्क डन करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो V मल्टीप्लाइड बाय करंट I और कितने टाइम में, dt टाइम में। सो एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क डन होगा that will be equal to V into I into dt। Next one, work done in forcing the charge in the internal circuit, that means inside the battery, बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की साइड, तो वहां पर आप देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन द इंटरनल सर्किट, इन द इंटरनल सर्किट in the internal circuit against internal resistance, against internal resistance, that will be equal to, that will be very small work done, ये dW external work done है, this is dW internal work done, that will be equal to, देखिए I into R is the voltage
voltage across I into R will be the voltage across the internal resistance. उसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे I से, तो वोल्टेज V इंटू I हो जाएगा, that will becomes I square, और small time interval में I square R into dt. So this becomes I square R into dt. अच्छा, V is equal to V into I, यहाँ पर V is equal to IR होता है, तो अगर हम देखें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है that is IR. So this equation can also be written as I square R dt. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे एंड फटाक से इसके बाद आपके पास में आंसर आ जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल सर्किट में एनर्जी फ्लो कर रही है दैट इज व्हाट EIDT, या फिर टोटल वर्क डन इज EIDT. एक्सटर्नल सर्किट में I square R dt, इंटरनल सर्किट में I square dt. So by using conservation of energy, next one is from conservation of energy. Conservation of energy से हम देख सकते हैं that is EIDT. This will be the total energy, external work done plus internal work done. What is external work done is I square R dt, and what is internal work done to against the internal resistance, that will be I square small r dt. Final answer is in front of you, that is E is equal to I in bracket capital R plus small r. यही रिलेशन आपको डेराइव करना था. अगेन यहां से यहां तक टोटल वर्क डन दैट इज E into I into dt. फिर यहां से यहां तक का वर्क डन, एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो कराने के लिए वर्क डन, दैट इज I square R into dt. फिर इंटरनल सर्किट में वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज I square small r into dt. और उसके बाद में एनर्जी कंजर्व रहेगी. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन. फाइनल आंसर इज E is equal to I कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरीज. आप जानते हैं एक बैटरी का EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो ऐसी 10 बैटरियों को जोड़ के सीरीज में हम इक्विवेलेंट बैटरी बना सकते हैं. ऐसी 10 बैटरियों को पैरेलल में इक्विवेलेंट बैटरीज बना सकते हैं. फिर कुछ सीरीज में सेल लगा दे, जैसे 12 सेल हमारे पास में है, 3-3 बैटरीज को सीरीज में लगा के 4 पैरेलल रोज बना सकते हैं, और उसके बाद में उन सबको कनेक्ट करके सीरीज एंड पैरेलल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. यहां पर ये वाला क्वेश्चन उसी के हिसाब से है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन है. इसमें इन्होंने दिया हुआ है that E is the EMF of the battery, small r stands for the internal resistance of the battery, small m such rows सीरीज में है, बैटरीज को कनेक्ट किया गया है और उसमें स्मॉल m नंबर ऑफ रोज है, एंड ऑफ कोर्स n नंबर ऑफ रोज कनेक्टेड इन पैरेलल टू फॉर्म अ बैटरी ऑफ m into n नंबर ऑफ सेल्स. यानी कि जो बैटरीज हैं वो m नंबर ऑफ बैटरीज सीरीज में पैरेलल रोज में लगी हुई है और n नंबर ऑफ बैटरीज सीरीज में लगी हुई है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8, n number of batteries in series. पहले हम एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं. ये देखिए ये बैटरीज हैं, नंबर 1, फिर इसके बाद 1, फिर बहुत सारी बैटरीज और लास्ट बैटरी मान लेते हैं ये. इसी तरीके से नंबर ऑफ बैटरीज इसमें कनेक्टेड हैं लाइक दिस. नंबर ऑफ बैटरीज आर कनेक्टेड, बहुत सारी बैटरीज, और उसके बाद फिर ये लास्ट रो हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये देखिए ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो गया बैटरीज का. इस कंबाइंड कॉम्बिनेशन को जो बैटरी
ये सारी बैटरीज मिलके जो करंट सप्लाई कर रही है वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, अब वो कोई मशीनें हो सकती है, वो कोई रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, ये कैपिटल आर एक्सटर्नल लोड, इसको एक्सटर्नल लोड बोलते हैं. ऑल दीज बैटरीज आफ्टर कॉम्बिनेशन सप्लाइज करंट टू दिस एक्सटर्नल लोड. Let's consider the current supplied by the batteries is I. I is the current supplied by the batteries. ये current supplied by the battery है, that is I. मान लेते हैं that EMF of each cell, हर एक सेल का EMF जो है वो E दिया हुआ है. EMF of each of the cell is E. Like this. Considering the internal resistance of each cell is a small r. Internal resistance हर सेल का small r दिया हुआ है, ऐसे करके. ये internal resistance है. अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है how many number of cells internal resistance small r are connected in series to form a row, small m such rows in parallel to form a total number of batteries, capital N is equal to m into n. मतलब number of rows कितनी है? This is the number of rows, small m such rows. And what are the number of batteries connected in series? That will be of course small n. Number of batteries connected in series will be small n. And what will be the total number of batteries? That is capital N. Capital N will be the total number of batteries, which is equal to small m multiplied by small n. ये total number of batteries है. मान लेते हैं तीन बैटरीज की 4 रो लगाई गई है. 3 बैटरीज की 4 रोज लगाई गई, 4 रोज लगाई गई. तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज कितनी हो? 4 into 3, that is 12 number of batteries. Number 1, what will be the equivalent internal resistance? Internal resistance. So internal resistance, equivalent internal resistance R equivalent will be equal to, ध्यान से देखिए, अगर n number of है सीरीज में m बैटरीज है, m number of internal resistances होंगे, तो सॉरी n number of batteries है तो n number of internal resistance होंगे. सीरीज में जोड़िए n times of small r हो जाएगा. इसके बाद में n r ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं. अगर दो रेजिस्टेंस कैपिटल R पैरेलल में लगे हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? R/2. तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? R/3. m नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगे हो तो R/m हो जाएगा. मतलब R इक्विवेलेंट एक सीरीज में कितना है वो R इक्विवेलेंट हुआ, और उसी तरीके से R इक्विवेलेंट आएंगे, और फिर नेट इसका पैरेलल में कॉम्बिनेशन m नंबर ऑफ R इक्विवेलेंट्स का पैरेलल में, दैट इज R इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल. सो टोटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आने वाली है वो सबसे पहले n कितने स्मॉल r, फिर इसी तरीके से nr पैरेलल में कितने m, सो डिवाइडेड बाय स्मॉल m. पैरेलल में रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. सीरीज में n है, इंक्रीज कर दीजिए, पैरेलल में m है, डिक्रीज कर दीजिए. आंसर आ गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. अब उसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस. आप समझ लीजिए सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ऐड होगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है. पैरेलल में अगर 10 रेजिस्टेंस जुड़े हों तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, n नंबर ऑफ बैटरीज इसमें लगी हुई है तो n टाइम्स ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ. सो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, और यही n टाइम्स ऑफ E, यही n टाइम्स ऑफ E, और इसका टोटल पैरेलल में इक्विवेलेंट वो भी n टाइम्स ऑफ E आएगा. ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ. फाइनली अब हमको निकालना है that what will be the current supplied by this combination of the battery. ये जो combination of the battery current supply कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए, current supplied by the combination of the battery
V is equal to IR होता है, I is equal to V upon R. Total voltage divided by total resistance. What is total voltage? That is N times of E. ये total voltage है. ये देखिए N times of E. What is total resistance? Total resistance इसका internal resistance बैटरी इसका combination कितना है? R equivalent. वो कितनी वैल्यू आ रही है? N times of small r divided by small m. उसके बाद में what will be the value of extra resistance, external resistance, ये जो लोड रेजिस्टर है, ये लोड रेजिस्टर इसमें सीरीज में आएगा. लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये सारे रेजिस्टेंसेस तो आपने बता दीजिए कि इसका इक्विवेलेंट NR है, इसका इक्विवेलेंट NR है, इसका इक्विवेलेंट NR है, ये सारे पैरेलल में हैं, तो उसके साथ में ये क्यों नहीं पैरेलल में है? भाई साहब ये इसलिए पैरेलल में नहीं है, ये सारे एक के बाद ऐसे करके लगे हुए हैं, इक्विवेलेंट इसका पैरेलल में आया. फिर टोटल करंट यहां से जो फ्लो कर रही है वही करंट यहां से भी फ्लो करेगी, करंट सेम फ्लो करेगी. सीरीज कॉम्बिनेशन का ये परिचायक है, ये साइन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, सेम करंट विल फ्लो. अगर आप किरचॉफ लॉ लगाकर भी देखें तो ये सीरीज में ही आएगा. इसलिए यहां NR डिवाइडेड बाय स्मॉल m इनटू प्लस कैपिटल R. सो यहां पर प्लस कैपिटल R आएगा. m को चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको निकाला जा सकता है. राइट, now moving on to the most important question, that is Kirchhoff law. State Kirchhoff law. उसके बाद में साइन कन्वेंशन बताइए और उसके बाद में उस साइन कन्वेंशन को यूज करके एक क्वेश्चन है और एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट में व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ करंट एंड हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं. कंजर्वेशन लॉज किस पर बेस्ड है किरचॉफ लॉ? तो सबसे पहला होता है दैट इज KCL. नंबर 1 on K.C.L, that is called KCL, Kirchhoff current law. This is Kirchhoff current law. What is Kirchhoff current law? एक सेट लैंग्वेज है, कैच पॉइंट्स हैं, वो जरूर आने चाहिए आपकी लैंग्वेज में. That algebraic sum of all the currents meeting at the junction will always be zero. Algebraic sum of all the currents meeting at the junction will always be zero. देखिए I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है और इससे जो बाहर निकलने वाली करंट है दैट इज I4 एंड I5. Algebraic sum of all the currents meeting at the junction is always zero. या तो हम ये बोले या फिर हम ये बोले कि the total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. I repeat, total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. ऐसा बोल सकते हैं या फिर algebraic sum of all the currents meeting at the junction is always zero. ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है. क्यों मैं आपको बताता हूं. I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. ये हो गया. Total current entering the junction, total current leaving the junction. That's it. On which conservation principle it is based on? First law अलग conservation principle पर based है, second law अलग. Current law, Kirchhoff current law, conservation of charge पर based है. Conservation of charge. Always remember the first law is based on conservation of charge. ध्यान रहे पहला conservation of charge पर and the second law which is called as KVL. KVL बोले तो Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law में this is based on law of conservation of energy. अब आप देखिए Kirchhoff first law किस conservation principle पर आधारित है, ये अगर आता है तो आप लिखेंगे conservation of charge. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Kirchhoff second law is based on which conservation principle, you will write conservation of energy. अब वहां पर अगर कुछ लिख के नहीं आता वो बोलते हैं Kirchhoff law is based on, I am talking about competitive exams, which on which conservation principle Kirchhoff law is based on. Simple Kirchhoff law लिखते हैं, ना first law ना second law. So what you will write? Simple Kirchhoff law, then in that case you will write conservation of energy. जहां पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है जिसकी अच्छी खासी आपको ग्रेट साउंड सुनाई दे रही होगी और हवाई जहाज चले, पानी बरसे, ओले गिरे या कुछ भी करे,
एग्जाम की डेट टस से मस नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। सो वी शुड कीप ऑन मूविंग, अपना काम फटाफट दृढ़ निश्चय इरादे से करते रहिए, कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। केवीएल, वी आर टॉकिंग अबाउट केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यहां पर मैंने बोला था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहां पर उसी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज मारोगे और फटाक से आंसर लिख दोगे। क्या? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। Algebraic sum of all the potential drops in a closed loop is always zero. Algebraic sum of all the currents meeting at the junction is zero. Algebraic sum of all the potential drops in a closed loop या closed mesh भी बोलते हैं is always zero. ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला है कि भैया एक सर्किट हम आपको दे रहे हैं, उस सर्किट में जरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के दिखाओ, इसका साइन कन्वेंशन और ये सब कैसे लगाओगे। यहां तो आपने लिख दिया I1 + I2 + I3 = I4 + I5, यहां पर जरा लगा के दिखाओ। सर्किट क्या उन्होंने बनाया? उन्होंने सर्किट में दिया हुआ है कि दिस इज अ बैटरी, दिस इज द रेजिस्टेंस, बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड आफ्टर दैट अनदर बैटरी, internal resistance of the battery and like this, ऐसे करके। The first battery is of EMF E1 and its internal resistance is R1. Then this battery is of EMF E2 and the internal resistance is R2. And this is the resistance, और इस resistance की value है, मान लेते हैं कैपिटल R is this resistance। अब यहां पर क्या है कि हम यहां पर आपको कैसे साइन कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है वो लगाकर दिखाते हैं और सारे कंफ्यूजन यहां पर समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सीबीएसई और आईएससी दोनों में एक क्वेश्चन मैं यहां पर आज की डेट में आउट कर दे रहा हूं, जरूर से जरूर आएगा ये क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किट बना होगा, सर्किट में बैटरीज बनी होंगी, रेजिस्टेंसेस बने होंगे और उसके बाद में आपसे निकालने के लिए कहेंगे व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग, दूसरा आपसे ये भी पूछेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दो चीजें निकालने के लिए कह सकते हैं। देखिए यहां से मान लेते हैं एक करंट आपने यहां से निकाला, ये करंट है मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रही है। इस बैटरी में पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी ये है एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। यहां से भी करंट ऐसे I2 निकल रहा है और ये करंट इसमें, दोनों का कॉम्बिनेशन that is I1 + I2 will flow through this resistance। यहां पर आप देखेंगे this will be I1 + I2, I1 + I2। ये देखिए ये I2 करंट आया, ये I1 करंट आया, दोनों मिलके I1 + I2 जा रहे हैं, फिर से बाइफरकेट हो जाएंगे, I1 इधर चला जाएगा और I2 वापस अपने घर में, I2 फिर से एंटर करेगा, दिस इज I2। ये अपने घर वापस I1 चला जाएगा, I1 अपने घर से निकला था, यहां पर इसको रास्ते में एक और मित्र मिला I2, दोनों हंसते गाते कैपिटल R नाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर शहर से पास होते हुए फिर I1 + I2 साथ में चलते रहे, फिर इनके घर के रास्ते फिर से अलग अलग थे। I1 अपने घर के लिए निकल गया, E1 बैटरी में एंटर करेगा, I2 अपने घर में निकल गया, इस वाली बैटरी में एंटर करेगा। सो I1 एंड I2 will move to the respective batteries। आप देखिए किरचॉफ लॉ लगाने जा रहे हैं। किरचॉफ लॉ लगाने से पहले तैयारी जीत ही, पहले तैयारी कर लेते हैं फिर जीतेंगे ना। मैदान जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लीजिए पूरी जगह पर। बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव साइन बगैर सोचे समझे, बड़ी प्लेट बैटरी की पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट बैटरी की छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, यहां पर भी हर जगह। उसके बाद में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, आप जानते हैं क्लास 10th में पढ़ाया जाता है दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। नॉलेज हमेशा हाईली नॉलेजेबल पर्सन से और कम नॉलेजेबल पर्सन की तरफ फ्लो करती है। वाटर हमेशा ऊंचाई से नीचे पर डायरेक्शन में फ्लो करता है, नीचे से ऊपर अपने आप वाटर नहीं फ्लो करने लगता है। सो वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड पे फ्लो करता है। सिमिलरली हियर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर हाई पोटेंशियल होगा, यहां पर लो पोटेंशियल होगा। जहां पर हाई है वहां पॉजिटिव, जहां पर लो पोटेंशियल है वहां पर नेगेटिव। ये देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, जहां पर हाई है, हाई से लो ये पॉजिटिव और ये लो
एक्सपोनेंशियल बनाइए। बहुत ध्यान से ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखे जाने चाहिए। इसके बाद पूरी तैयारी हो चुकी है, अब आप केवल लूप का डायरेक्शन बना लीजिए और फटाक से इक्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। लूप का डायरेक्शन कैसे बनेगा? लूप के डायरेक्शन बनाने के लिए कोई भी एक डायरेक्शन, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन हमने ऐसे बना लिया। हमने ये वाली डायरेक्शन बनाई हुई। इस वाली डायरेक्शन को बनाने के बाद में यहां पर भी मान लेते हैं हमने यही डायरेक्शन यहां पर भी ली हुई है ऐसे। इसको बोल रहे हैं लूप नंबर 1 और इसको बोल रहे हैं लूप नंबर 2। स्टार्टिंग विद लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 1 है। कैसे? किसी भी, चाहे बैटरी से शुरू कर दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस से शुरू कर दीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शुरू कर दीजिए। ये वाला आपका सर्किट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सर्किट है, ये इस लूप में बात हो रही है। इस लूप में ईएमएफ क्या वोल्टेज है वो लिखिए और उसके पहले क्या साइन है वो लिखिए। देखिए इसमें जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो बाद वाला साइन क्या है? प्लस। ये देखिए प्लस साइन लगाया, बाद वाला साइन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके बाद वाले साइन को लेंगे। ये प्लस साइन है और वोल्टेज कितना है? E1। ऐसे वापस आए, बाद वाला साइन प्लस पहले है, माइनस बाद में, बाद वाला साइन क्या है? माइनस। वोल्टेज कितना है यहां पर? वो करंट इनटू रेजिस्टेंस IR। I कितनी है यहां पर? I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 इनटू कैपिटल R। फिर यहां से वापस आके जब इधर की तरफ आएंगे बाद वाला साइन क्या है? माइनस। करंट कितनी है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? R1, माइनस I1 into R1 and that is equal to 0। ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप नंबर 1। ये लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 आया। इज दैट क्लियर? दूसरा वाला मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, इसमें अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो यहां बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहीं से भी हम शुरू करेंगे, हम यहां पर भी हम बैटरी से शुरू करते हैं। बैटरी से शुरू करेंगे, जिधर हमें लूप ले जा रहा है उधर ही ले जाएंगे। लूप की डायरेक्शन किधर ले जा रहा है ये हमने पहले डिसाइड कर लिया है। आपका मर्जी यहां नहीं है, आप इस एंटी क्लॉकवाइज से खुश नहीं है तो आप इधर का ऐसे वाला क्लॉकवाइज बना लीजिए, जो मर्जी है वो डायरेक्शन बना लीजिए, लेकिन चलिए उसी के हिसाब से जो आप बनाइए। यहां पर हमने बनाया प्लस, ऐसे जाना है तो ये बैटरी का ईएमएफ कितना है? E2। बाद वाला साइन कौन सा है? माइनस। सो वी राइट माइनस देन E2, फिर यहां पर बाद वाला साइन क्या है? प्लस। करंट कितनी है? I2। सो I2 मल्टीप्लाइड बाई R2। I2 मल्टीप्लाइड बाई R2। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि भैया करंट तो इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, इसीलिए हम करंट को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसे लॉज भी बताए जाते हैं कि करंट के डायरेक्शन में मूव करिए तो ऐसे होता है। मुझे करंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस वाले डायरेक्शन से मतलब है और इसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। बाद वाला साइन लिखेंगे और वोल्टेज लिखते जाएंगे। व्हाट इज द बाद वाला साइन? दैट इज प्लस। वोल्टेज कितना है? IR2, वोल्टेज इज IR2। फिर आगे बढ़े, फिर यहां पर आए, अभी इस वाले में बाद वाला साइन क्या है? प्लस। वोल्टेज कितना है? करंट I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R is equal to 0। So this is for loop number 2। ये loop number 2 के लिए इक्वेशन हो गई। मतलब फिनिश्ड। दो इक्वेशन बनी है और दो इक्वेशन, और इसमें दो ही अननोन है, करंट और I1 और करंट I2 निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, करंट I1 और I2 की वैल्यूज निकाली जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस ढेरों आपको दिखाई देंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरूर आते हैं, राइट? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने किरचॉफ लॉ सीखा एंड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ सीखा, उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन डिराइव करने में यूज करेंगे। याद रहे, फाइंड और डिफाइन किरचॉफ लॉ और एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ और डिफाइन एस्टैब्लिश द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन डिराइव करनी है। सबसे पहले हम एक बढ़िया सा सर्किट बनाते हैं। ये देखिए, यहां पर द रेजिस्टेंस सप्लाइड एट दिस प्लेस इज
and this is R4. Now the galvanometer is attached here. This is the galvanometer. Considering that the resistance of the galvanometer is, let us consider, is R5. R5 is the resistance of the galvanometer. Remember, यहाँ पर ये कंडीशन डेराइव करने के लिए लोग चार पन्ने बर्बाद कर देते हैं और कंफ्यूजन में बहुत लंबा चौड़ा निकाल देते हैं और उससे समझ नहीं आता कि करना क्या है। आपको 2 लाइन में सिंपल आंसर निकालना है। 3 मार्क का क्वेश्चन अलग से आएगा, अदरवाइज 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जब वो किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे और इसको अप्लाई करके इसकी कंडीशन डेराइव करने के लिए बोलेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए तैयारी जीत की तैयारी करनी है। वो कैसे करते हैं कि हम करंट पहले फ्लो कराते हैं। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, करंट फ्लोज लाइक दिस। अब इसमें इस साइड पर मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है। दिस इज I1। यहां पर करंट I आ रहा था और ये करंट I 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक I1 जाता है और इधर की तरफ जो करंट जा रहा है दिस साइड, लेट्स कंसीडर दिस करंट इज I2। ये I2 करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, क्या मतलब होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का? कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है उससे कोई भी करंट इधर गैल्वेनोमीटर में पास ना करे। गैल्वेनोमीटर में पास नहीं करेगी करंट, तो फिर वो पूरी की पूरी यहां से करंट ऐसे पास करके निकल जाएगी। मतलब ये करंट I1 जो है that will continue to move in this branch। ये I1 करंट पहुंच गई। उसी प्रकार से I2 करंट का एक भी हिस्सा इधर नहीं जाएगा और इधर से मिलके या फिर यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो I2 पूरा का पूरा यहां से पास करके the I2 करंट will reach here। और यहां पर देखेंगे ये I 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, I1 और I2, और ये I1 और I2 दोनों मिलके फिर से करंट I जनरेट करेंगे और ये करंट I अपने घर वापस चली जाएगी। यहां से I निकली थी और यहां से करंट I एंटर कर जाएगी। नाउ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसी की कंडीशन हमको डिराइव करनी है। अगर Ig इधर करंट होता तो इस करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। करंट शुड नॉट फ्लो थ्रू दिस ब्रांच ऑफ द सर्किट। करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करती है। ये कब होता है? ये तभी होता है जब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसमें पीछे और आगे दोनों में पोटेंशियल सेम हो। मतलब अगर हम इसको पॉइंट A कहें और इसको पॉइंट B कहें, so potential at point A should be equal to potential at point B, और ये कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। मतलब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो करती है। ऊपर हाई भी नहीं है, नीचे लो भी नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये पक्का है, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही करंट फ्लो करेगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो उसमें एक और चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बोलते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 सो दैट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज सेम। क्या मतलब हुआ कि कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज वैलिड हियर। मतलब क्या कंडीशन हम डिराइव करने जा रहे हैं? R1 upon R2 is equal to R3 by R4, या फिर R1 upon R3 is equal to R2 by R4। ये कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये तब होगा जब कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगी। ये तब होगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। डिराइव करते हैं कंडीशन। पहले करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां पर भी उसी तरीके से करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये पूरा हमारा तैयारी हो गया। उसके बाद में हम यहां पर लूप बना लेते हैं। दिस इज लूप नंबर 1 एंड दिस इज लूप नंबर 2। सबसे पहले ये हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 में बाद वाला साइन कौन सा है? माइनस साइन। वोल्टेज कितना है? दैट इज I1 into R1। फिर वापस यहां से आए और ऐसे जब गए तो बाद वाला साइन क्या है? प्लस। वोल्टेज कितना है? दैट इज I2 into R3।
and this will be equal to 0. This is equal to 0. So we can write down that I1 R1 is equal to I2 R3. Equation number 1. Now moving on to the next one, that is loop number 2. Loop number 2 के लिए इसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे. So this is for loop number 1. Now for loop number 2. Loop number 2 में हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं. बाद वाला साइन क्या है? That is माइनस. और वोल्टेज कितना है? I1 R2. So I1 R2 with माइनस साइन. बाद वाला साइन माइनस है. So माइनस I1 R2. और उसके बाद फिर जब यहां से ऐसे लूप के डायरेक्शन में ऐसे वापस आएंगे तो ये बाद वाला साइन प्लस पड़ेगा I2 R4. So this is plus I2 R4 and this is equal to 0. और फिर हम इसको लिख पाएंगे that I1 R2 is equal to I2 R4. इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल तैयार है. मामला पक गया है. फाइनल रिजल्ट आने वाला है. डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. जैसे डिवाइड करेंगे हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा R1 upon R2 is equal to R3 by R4. या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं that R1 upon R3 is equal to R2 by R4. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. So आपने देखा कि सिर्फ दो इक्वेशन बनाए, दो लाइनों में इक्वेशन सॉल्व कर दिया और उसके बाद में फाइनली ये कंडीशन हमको डिराइव करनी थी. इसको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बोलते हैं. न्यूमेरिकल्स में कई जगह पर जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है इसको यूज करते हैं. कैपेसिटेंस में भी ये कैपेसिटेंस के टर्म्स में यूज की जाती है. So this is the second session is absolutely over. इसमें क्वेश्चन सर्किट वाले क्वेश्चंस अभी और भी हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी दैट इज वोल्टमीटर एंड एमीटर को कैसे अप्लाई करते हैं. कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर पे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं. एक और चीज अगले सेशन में इंपॉर्टेंट आने वाली है वो ये है कि जेईई मेंस में 4 सेशन आप लोगों को मिल रहे हैं और उस 4 सेशन में से कौन सा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, लॉजिकली कैसे सेट किया जाएगा कि किस सेशन में आपको एग्जाम देना चाहिए सो दैट कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन और जेईई मेंस की प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर पाए. राइट. सो टिल देन बाय बाय. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे व्हिच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट.